सवाल यह है कि ये कांग्रेस को हो क्या गया है? ये किससे लड़ रही है? किस बात पर लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है? मैं अभी आपके सामने बैठी हूं। आधे घंटे पहले कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश जी। उनका एक ऐसा बयान आया जिसे सुनकर आप 100% हैरान हो जाएंगे। बयान ही ऐसा है, आतंकी और सांसदों के डेलीगेशन में अंतर को ही जयराम जी ने खत्म कर दिया। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। आप लोग तो मुझसे लगातार YouTube के जरिए लाइव जुड़े ही रहते हैं, आप मुझे दुरुस्त कर लीजिएगा। सुनिए जयराम रमेश जी के इस बयान को, उसके बाद मैं बात करूंगी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। क्या मतलब था इसका, आप समझा सकते हैं? वो आतंकी भी यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं। अचानक डेलीगेशन पर कांग्रेस का गुस्सा यूं ही नहीं निकला है, जयराम जी का गुस्सा ऐसे ही नहीं निकला है। ये बहुत किस्तों में निकला है। किस्त समझते ना आप, धीरे धीरे। हो सकता है ये आखिरी किस्त हो, मैं तो दुआ करती हूं ऊपर वाले से, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब डेलीगेशन का चयन हो रहा था कि कौन जाएगा, किस पार्टी से कौन सा चेहरा होगा, तब से कांग्रेस अनावश्यक आक्रोश का प्रदर्शन कर रही है और पिछले 24 घंटे में यह चरम पर पहुंच गया। इन 24 घंटों में कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज के कंधे पर बंदूक रखकर शशि थरूर को निशाना बनाया गया। बीते 24 घंटे में 5 बार उदित राज के पोस्ट को रीपोस्ट किया गया है। और यह महत्वपूर्ण है कि मैं क्यों बता रही हूं कि पोस्ट को रीपोस्ट किया गया, जो पोस्ट है उसको कोट किया गया, रिकोट किया गया, वो आप बाद में समझेंगे, अभी सब्र रखिएगा। आज कल तो पोस्ट चल रहा था शशि थरूर पर, सुपर स्पोक्स पर्सन उनको बुलाया जा रहा था, तरह तरह की चीजें कही जा रही थी, वो साइड में रखिए। आज उदित राज ये कह रहे हैं कि शशि थरूर पीएम मोदी की फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का महिमा मंडन कर रहे हैं। अब उदित राज से एक सीधा सा सवाल हम करना चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को जब वो फर्जी बता रहे हैं तो वो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि वो सरकार से लड़ते लड़ते सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनको इस बात का एहसास है, क्योंकि स्ट्राइक पीएम ने, बीजेपी ने नहीं की है। उसका जरूर आदेश दिया जा सकता है या भावना व्यक्त की जा सकती है, स्ट्राइक को करना सेना को है। तो आप ये कह रहे हैं कि सेना ने फर्जी में काम किया या फर्जी स्ट्राइक की? अब कांग्रेस ये कहकर किनारा कर सकती है और कर भी दिया है कि उदित राज का बयान तो पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। उनसे तो राहुल जी न जाने कब पिछली बार मिले होंगे और कब उनसे फोन पर बात की होगी। लेकिन कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के महासचिव, इनके बयान से आप किनारा कर पाएंगे? ये क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या कि हमारे सांसद यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकी भी यहां वहां घूम रहे हैं? कांग्रेस पहले सरकार से लड़ रही थी, फिर अपने सांसदों के खिलाफ हुई, अपने ही सांसदों के खिलाफ आप जानते हैं कैसे, और अब देश का पक्ष रख रहे पूरे डेलीगेशन को और आतंकियों को हाइफनेट कर दिया। और यह हाइफनेट हमारा शब्द नहीं है, यह भी कांग्रेस ने हाल फिलहाल में देश को बताया है। हाइफनेट मतलब समझ गए ना, वो बीच में जो एक लंबी सी डंडी आप खींचते हैं, बार फिर डंडी फिर बार, बार बार, रात डंडी दिन, यानी दोनों जो शब्द एक ही हैं, उसके बीच में आप वो लाइन रेखा खींचते हैं, तो उसे हाइफनेट कहते हैं। दोनों को एक तराजू में तौल दिया आपने। और ये पहली बार नहीं है, दोनों को कहा कि आतंकी भी खुले घूम रहे हैं और ये हमारे सांसद भी खुले घूम रहे हैं, इधर उधर, मतलब खुले मतलब इधर उधर घूम रहे हैं और ये भी इधर उधर घूम रहे हैं। जब देश ने उरी आतंकी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने नाटक कहा था, याद कीजिए। उस वक्त कांग्रेस के नेता रहे संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी कहा था। जब भारत ने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, बीके हरिप्रसाद, सैम पित्रोदा, सब ने सबूत मांगे थे। और इन चीजों को दिखाकर जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है, क्या कांग्रेस के पास मोदी के राजनीतिक विरोध का कोई पुख्ता तरीका नहीं है, कोई पुख्ता और कोई मजबूत, भारी, जो देश के एकजुटता वाले मामले को सियासत में आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये सवाल पूछते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं ना, मैं आपको बता देती हूं, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। जब सवाल, अब इस मामले पर ना सवाल पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है? ना पूछूं, बताइए आप। और जब सवाल पूछते हैं तो टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है आपको। मीडिया को कह दिया जाता है कि आप सरकार को कवर फायर दे रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम अलग है। कांग्रेस असल में ऐसे मुद्दे उठाती ही क्यों है, यह हमारा प्रश्न है। मतलब एक उंगली अगर आपकी हमारे तरफ है तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ है। जब चुनाव आप हारते हैं तो ईवीएम खराब, ईवीएम को दोष देते, उसकी तरफ उंगली दिखाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक जीता, डेमोक्रेसी की जीत हुई। उसी दिन हरियाणा में हारा, सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट के डिफरेंस में डेमोक्रेसी की हार हो गई थी। सवाल है कि क्या कांग्रेस इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया से आगे ही नहीं बढ़ना चाह रही है? भाई कांग्रेस चुनाव हारी, इसका मतलब यह नहीं कि देश का लोकतंत्र हार गया। उसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, अगर इससे सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री को फायदा मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो स्ट्राइक या ऑपरेशन गलत हो गया, फर्जी हो गया। क्या कभी किसी ने यह कहा कि 1965 की जीत से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? किसी ने सोचा? इसीलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे 1971 की और 65 की, या 1971 में पाकिस्तान को तोड़ दिया तो यह बहुत ही गलत था, नहीं कहा ना किसी ने। मैं आज कांग्रेस के सलाहकारों को बस एक सलाह देना चाहती हूं। आप सियासी दल हैं, आप रास्ता निकालिए कि सियासी रूप से बीजेपी को कैसे हराया जाए। अपने सियासी सेटलमेंट के चक्कर में आप दुनिया भर में घूम रहे टीम भारत को सस्ती राजनीतिक इन चीजों का हिस्सा ना बनाएं। इस सलाह के साथ आज कुछ ऐसे सवाल भी है जो आपके, हमारे, हम सब के दिमाग में गूंज रहे हैं, और उसी सवाल के इर्द गिर्द आज ये डिबेट रहने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ प्रदीप भंडारी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभी अभी हमें ज्वाइन किया। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपीआर के हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बगल में। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको अनुराग भदौरिया जी उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एंड देन वी हैव विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के लीडर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी 30 सेकंड में मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि आज मान लीजिए शशि थरूर टीम इंडिया का हिस्सा बनकर कहीं बैठे हुए हैं डेलीगेशन में, और वो सवाल भी प्लीज जरा स्क्रीन पर डालिए आप, और उनसे कोई ये सवाल पूछ ले उस कंट्री में जहां वो हैं कि शशि थरूर जी छोड़िए इन सारी बातों को, आप ही के नेता कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, आप ही के नेता कह रहे हैं कि खुले में आतंकी घूम रहे हैं और खुले में डेलीगेट्स घूम रहे हैं, क्या जवाब देंगे वो, और कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा मुझे। रूबिका जी, जो आज की डिबेट है आपकी मुख्यतः कांग्रेस की स्थिति के ऊपर फोकस है आपका। कांग्रेस से कितना प्यार देश को है वो झलक रहा है, कांग्रेस की स्थिति कितनी इंप्रूव सब करना चाहते हैं, तो उस बात पे डिबेट है। अब जो पॉलिटिकल रिटार्डेशन की बात मैं करता हूं, पिछले और देश की इमेज के साथ जो गड़बड़ी अगर हो जाती है किसी के द्वारा तो उसे फिर सामने जग जाहिर करना जरूरी है। जबरदस्ती का प्रेम इसमें भरने की कोशिश मत कीजिए सर। कांग्रेस से प्रेम नहीं होता तो कांग्रेस पे चर्चा क्यों होती? कांग्रेस अपने आप डूबती चली जाती। कांग्रेस का इसका मतलब सबको दर्द है पूरे देश को कि इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, तो कांग्रेस में सुधार हो। ना तो यहाँ बैठे ये प्रदीप भंडारी, इनकी पार्टी से हमें प्रेम है, ना आप जिसके नेता हैं उससे हमें प्रेम है। हमें किसी पार्टी से प्रेम नहीं है, हमें देश की जनता से और देश से प्रेम है। और यहाँ अगर कोई गड़बड़ी करेगा देश के इमेज को ऊपर नीचे करने की, तो फिर ये आप प्रेम और नफरत में मत डालिए।
अभी गुस्सा है सर, उसका जवाब दे दीजिए। जो जयराम रमेश ने आज किया, ठीक किया कि नहीं किया? 30 सेकंड फिर दे रही हूं, शुरू कीजिए। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है पॉलिटिकल रिटार्डेशन के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, राजनीतिक चातुर्य का अभाव है। पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा सोच समझ के जवाब दिए जाते हैं, अपने उठाए जाते हैं। ये कांग्रेस में ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है उससे लोग नहीं आ रहे। कांग्रेस के अंदर मूल कांग्रेसी और आयातित कांग्रेसियों की कशमकश चल रही है, इसलिए ऐसे बयानबाजी होती है। अब ये सब क्या है? अब ये शशि थरूर पे इस समय चर्चा करने का विषय नहीं है। 2 महीने पहले मैंने चर्चा करी थी, जब आप कांग्रेस से डेविएट होने जाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म क्यों दिया जाता है इतने महीने तक? आप उनको पहले कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दो। इस समय जो आप कह रहे हो, इस समय इस प्रकार के किसी को भी बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित का मामला, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में कोई बात हो रही है तो 2-3 दिन 4 दिन आप इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन फिर भी मजबूरी है, हमको इस तरीके के बयान देने पड़ेंगे। क्यों? प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, राहुल गांधी की कोटरी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नीति और नियत टुकड़े टुकड़े कांग्रेस की है। तभी वो उन नेताओं को प्रमोट करते हैं जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं, जो भारत का मान सम्मान उन्हीं के पार्टी से होते हुए भी देश के बाहर ऊपर रखते हैं। मुझे आप बताइए, क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टीज जो हैं उनको आतंकियों से कंपेयर करना, जयराम रमेश का स्टेटमेंट तो ये लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के स्टेटमेंट के बराबर हो गया। ये कभी कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। ये तो वो अर्बन नक्सली सोच है। जिस अर्बन बोलेंगे, क्या सोच के उन्होंने ये बात बोली? वो इस बात से घबराए हुए हैं और जले हुए हैं कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, दुनिया के अंदर हर शक्ति सम्मान कर रही है और पाकिस्तान का नैरेटिव हार रहा है। और उनके खुद के नेता इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, ये 70 साल में नहीं हो पाया। तो अब राहुल गांधी को रीपैकेज्ड फॉर्म में अगर प्रूफ मांगना है तो इसी तरीके से प्रूफ मांग रहे हैं। इनमें से एक भी नेता को हटाएं। जैसे इन सारे नेताओं के साथ एक बार सर्वदलीय बैठक कर ली थी, ऐसी ही एक बैठक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करके खत्म कीजिए ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। वो कह रहे हैं आप बुलाइए ना, एक संसद में संसद में सत्र बुलाइए, बात खत्म कर दीजिए ताकि उनको इधर उधर ना जाना पड़े, वो आप ही से पूछ ले। देशभक्ति के लिए क्या किसी को कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है क्या? रूबिका जी, मैं आपको कुछ ना बोलूं, आप मुझे कुछ ना बोलो, पैनल पे कुछ लोग जो इनको कुछ ना बोला जाए तब भी वो भारत माता की जय बोलेंगे और भारत के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। ये थोड़ी हो गया कि ट्यूटर करने की जरूरत है, कोई एग्जाम है कि भारत के पक्ष में बोलो, ये लाइन बोलो। इससे तो मतलब दिल तो पाकिस्तान में झलकता है। अनुराग भदौरिया, उसके बाद वरुण जी मैं आ रही हूं। वरुण जी रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, आप सच बताइए, इनके इस बयान के साथ आप हैं? जयराम रमेश ने अभी जो दिया और उससे पहले उदित राज ने जो दिया और सुपर स्पोक्स पर्सन शशि थरूर को जो बुलाया, आप इसके साथ हैं कि नहीं? पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर आपको जो बोलना है बोल दीजिएगा। कविता भी सुना दीजिएगा। देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और हमेशा राष्ट्र के हित की बात करने वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति जब राष्ट्र के हित की बात नहीं करता तो हम उसके साथ खड़े नहीं होते। जहां तक विपक्ष का सवाल है, आप देखिए, विपक्ष के सारे नेता मजबूती के साथ विदेश की धरती पे जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और बता रहे हैं पाकिस्तान आतंकवादी देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही हमारे सारे विपक्ष के नेता तो गए हैं ना, हैं तो विपक्ष के नेता, और वो किस तरह से उजागर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी देश है और वो हमेशा आतंक फैलाता है और राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर सवाल पूछा जाए तो हमारे देश की बेटियों पे वीरांगना होने का भाव कहते नहीं होता है उनके अंदर। जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया उनको ये कहेंगे कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। तो मैं तो यही कहूंगा, मैंने वीरांगना को जब देखा, लोहा जैसा देखा, लोहा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने जब वीरांगनाओं को देखा, गोली जैसा चलते देखा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे वीरांगना का भाव नहीं था। अगर उनके अंदर वो मजबूती ना होती, वो हिम्मत ना होती, वो ताकत ना होती, अपने परिवार अपने बच्चों को समेटी रही, आज भी वो हमारी जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया वो राष्ट्र के साथ खड़ी है और आंख से आंख मिला के पाकिस्तान के आतंकियों को चुनौती दे रही है और उनके खिलाफ बोल रही है लगातार। और वो कह रहे थे हमारे पास वीरांगना का भाव नहीं था। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तैयारी होती है सर, नहीं अरे सर बोल देना सर प्लीज, मेरे 2 और मेहमान, उसके बाद मैं आपको पूरा बोलने का मौका नहीं तो क्या करूं? ऐसी कविता भी आपने सुनी है ना? बीजेपी की तारीफ करूं, क्या करूं बताइए? आप क्या करेंगे? आपसे आपकी तारीफ से कौन सा हमको 10 सीटें मिल जाएंगी? आप बीजेपी के पोल खोलने से आप दिक्कत होने लगती है। मत करो, हमारे पक्ष में बोलोगे हमारी सीटें कम हो जाएगी। हमें बीजेपी का कहां से मसला आ गया? वीरांगनाओं की जब बात हो रही है सर, उसमें बीजेपी कहां से आ गई? वीरांगनाओं की इतनी बढ़िया आपने कविता पढ़ी है। विपक्ष की बात अब मुझे अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे यहाँ बहस नहीं करूंगी सर, मुझे आप लोगों की स्ट्रैटेजी अभी नई पता चली है।
ठीक है, आप लोग जो बंद कमरे में स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना, वो स्ट्रैटेजीज अभी रूबिका लियाकत को पता चल गई है। आओ डिबेट हैकल करो, ऐसे कोशिश करो कि अलावा हमारे और कोई डिबेट में नहीं है। रूबिका लियाकत जान गई आपकी स्ट्रैटेजी। शी इज नॉट गोइंग टू लेट यू डू दिस। नाउ स्क्रीन पर अब बहुत बढ़िया, आप राष्ट्र की बात करेंगे, मैं खड़े होकर आपकी बात सुनूंगी। राष्ट्र की बात कीजिए, मैं खड़े होकर आपकी बात सुनूंगी। उस बीच ये बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं। एक जानकारी आपको दे दूं, पहली बात ये कि सर आपने अपनी बात रखी, मैंने बिल्कुल आपको बीच में नहीं टोका था। दूसरी बात ये कि आपको ये लगता है कि कुछ लोगों के ये ट्वीट पर वाह जी वाह क्या काम किया, उस चक्कर में आप पूरी की पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेंगे, वो मैं नहीं होने दूंगी। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो जनता से भी मुखातिब होने वाले हैं। लेकिन यहां पर हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी भी है। अरविंद जी, आपके हाव भाव से ऐसा एहसास हो रहा है कि यू वर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम कांग्रेस। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। अब हम सबको झटके नहीं लगने चाहिए कि अरे बाप रे ये क्या बोल दिया। आज वो हाइफनेट कर चुके हैं कि आतंकी खुले में घूम रहे हैं और डेलीगेट्स खुले में घूम रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पिछला इतिहास अगर आप देखोगे और ख़ास तौर से ये 11 साल का, तो आप पाओगे कि कांग्रेस ने पूरी मैच्योरिटी और जिम्मेवारी के साथ अपने फ़र्ज को नहीं निभाया है। देखिए, एलओपी हैं राहुल गांधी, अब तो उसकी तो जिम्मेवारी समझे कम से कम। विदेश मंत्री को गद्दार कह लोगे, विदेश मंत्री को मुखबिर कह दोगे। खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे छुटपुट युद्ध हुआ है। संजय राउत जो हैं वो कह रहे हैं टूरिज्म के लिए डेलीगेट्स जा रहे हैं। मतलब डेलीगेट में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उस पर भी आप सवालिया निशान लगाएंगे। देखिए, हमें ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि देखिए कांग्रेस जो है अपना फर्ज जिम्मेवारी से नहीं निभा रही है, मुद्दे की संवेदनशीलता नहीं पहचान रही है। सिर्फ मोदी विरोध के चलते चलते वो देश के विरोध पे उतर आई है। इसी पॉइंट क्या ये जिम्मेवारी का पद है? आप क्वेश्चनिंग करेंगे? हाँ। टाइमिंग तो देखिए ना, आप क्या टाइमिंग है, विवेक श्रीवास्तव क्वेश्चन कर रहे हो, ये और जो इसका फल किस ये जो बात अभी कह रहे हैं वाजपेयी जी कि आपको प्रॉब्लम एक शख्स से है, बाकी सब ठीक है, लेकिन उस शख्स को क्रेडिट ना मिल जाए, उसकी वाहवाही ना हो जाए, और इसीलिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। और वो हद कई बार ऐसी होती है कि आपको लांघने पर ये पता भी नहीं पड़ता है कि ये देश की मुखालिफत हो जाती है, देश की सेना के साथ जो है आप लोग उसके ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि बताइए क्या गिराया, क्या उड़ाया, किसको मारा, सर्जिकल नहीं है तो फर्जिकल है। देखिए, मेरी पहली बात सुनिए आप, मैं जयराम रमेश जी की बात को टोटली एंडोर्स करता हूं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके एनालाइज यहाँ किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट समझें कि जयराम रमेश हैं क्या, वो कांग्रेस के सिर्फ एक नेता नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस दिस कंट्री हैज़ एंड वी हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। एनवायरमेंटल मिनिस्टर के रूप में उस आदमी का योगदान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा मुझे नहीं चाहिए इन चीजों को दरकिनार करके जयराम रमेश नहीं बिल्कुल ना आप कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ली हो, जब देश को आज की तारीख में एकजुटता की जरूरत है, आप वहां पर आतंकियों को और डेलीगेट्स को जो वहां जा रहे हैं हाइफनेट कर देंगे, एक उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देंगे, और आपको लगता है मैं आपकी वाहवाही में ताली बजाऊंगी? आई एम सॉरी सर मिस्टर श्रीवास्तव, नो। अरे भाई वो तो कुछ भी कर देते हैं, आप यही कहेंगे नो 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 ही इज नॉट डन इट। और अभी मैं बताती हूँ, आप ममता बनर्जी का भी सपोर्ट करेंगे। अभी मैं बताती हूँ आपको, ममता बनर्जी को भी आप सपोर्ट करेंगे। बड़ा बयान दिया उन्होंने, चलाइए जरा ममता बनर्जी का बड़ा बयान। ऑल राइट, लिसन, वन मोर स्टेटमेंट हैज कम। ऑपरेशन सिंदूर, ममता कह रही छोटी सी बात है, कोई युद्ध थोड़ी हुआ है, छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई युद्ध तो हुआ नहीं है ना, इतनी सी बात है ये तो। इसका मतलब क्या है? इसकी बस पब्लिसिटी हो रही है। ममता ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ये छोटी सी बात है, ये बस इसकी पब्लिसिटी हो रही है। अब ये क्या है? फुल फ्लेजेड वॉर नहीं था, हम गए ठिकानों को हिट करके चले आए। मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन हर चीज को हम गलत तरीके से और एंटी दिखा के ऑपोजिशन को क्यों पेश कर रहे हैं? जयराम रमेश ने क्या बोला है उसको ठीक से आप एनालाइज नहीं करने दे रही है मुझे। जयराम रमेश जी ने यह बोला है कि वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने मारा पहलगाम में लोगों को, दे आर नोवेयर टू बी फाउंड, हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जो हमने डेलीगेशन भेजा उसकी कमियां सुन लीजिए आप। अभी कुवैत के अंदर 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके बहुत कोशिश करी कि साहब पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए फाइनेंशियली।
वहां के लोगों से बात करके आया, और हुआ क्या रिजल्ट? उसी दिन 3 घंटे के बाद कुवैत ने पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर से 11 साल से लगा हुआ बैन हटा लिया। क्या हासिल हुआ हमें? कैबिनेट मिनिस्टर एक भी नहीं हेड कर रहा है सातों डेलीगेशंस को। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता, आप जाते प्रोटोकॉल के तहत, वहां के एम्बेसी वाले आपकी सुनते। यहां पे आप किसके पास जा रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है। लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द विजिट आल्सो ना। आपको भेज दें जयराम रमेश उस चीज को नहीं, क्या करें विवेक श्रीवास्तव? नहीं, आप कैबिनेट आप, और मुझे पूरा यकीन है जब आप ना आप चले जाएंगे ना, तो आप, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी की वकालत करेंगे वहां जाकर, तो मुझे लगता है जनरल उसकी क्या नाम है, मुनीर की कराएंगे। जिस तरीके से आपको हर जगह खोट दिखाई दे रही है आप ना विवेक श्रीवास्तव जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें, आपको खोट लग रही है डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें, आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। नहीं, हम सजेशन ही ना दे सरकार को, ये सजेशन खड़े होकर के ताली बजाएं और सरकार की वाहवाही करें। मैं बताती हूँ सजेशन है कि विवेक श्रीवास्तव इसे सजेशन नहीं कहते हैं, इसे जलन कहते हैं, इसे ईर्ष्या कहते हैं। कोई जलन नहीं, आपको जलन हो रही है, आप जलते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेक से, आप जलते हैं मोदी की ब्रेवरी से। दैट इज द रीजन यू आर अनेबल टू सपोर्ट द एंटायर ऑपरेशन गलत दिशा में चल रूबिका पड़ा जी, है। इनको इस बात से जलन है कि इनको राजनीति करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो ये पाकिस्तान और चीन की बैटिंग कर रहे हैं। इनके लफ्ज को उठा के देख लो, और अगर विवेक श्रीवास्तव के चेहरे को हटा दोगे और से उनके शब्दों को सुनोगे और पाकिस्तान के शब्दों को सुनोगे तो सिमिलर दिखेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। रूबिका जी, क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आतंकवादियों के मूवमेंट से कंपेयर करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। 30 सेकंड दे रही हूँ ना, रुक जाइए, पहले बोल लेने दीजिए प्रदीप भंडारी को, फिर कुवैत की फिक्र आपको मैं कर देती हूँ। वो अभी आपने सुना ना, वो अभी वहां कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, पानी नहीं है वहां पर। रूबिका जी, पाकिस्तान ठीक है, यहाँ कुवैत ने 11 साल का बैन हटा दिया। अरे तो क्या करें, हटा दिया तो हाँ, हमारे देश में रूबिका जी, इनको ना पहले इस मुल्क को सुधार लीजिए। आया ना निकल के, मन में छिपा हुआ, पड़ोसी मुल्क मन में छिपा हुआ प्रेम आया ना निकल के। जैसे ही मैंने कहा पाकिस्तान में पानी नहीं है, फौरन बोलने लगे, हाइफनेट करने लगे, फौरन हाइफनेट करने लगे कि हमारे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ये वही लोग हैं जिनका आपने सही पकड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने अवेंस में करी, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आने चालू हो गए। चीन के मेड इन चाइना ड्रोन जो है वो खत्म हो गए, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना चालू हो गए। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट करा, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना शुरू हो गए, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को कई लोग विवेक जी शी जिनपिंग कहते हैं, क्योंकि इनका दिल आपके शो पे ये चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और ये वही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई में बैक इसी बात पे करते थे, और वो नेहरू जी ने पूंछ और उरी सेक्टर पाकिस्तान को देने की बात कर दी विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। इन्होंने अगर आपके शो पे चाइना के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो मैं इनके ताली बजाऊंगा। अच्छा, चाइना के खिलाफ अब आप सुनिए, अब आप सुनिए विवेक जी बोल पाएंगे? हाँ, नहीं, चाइना क्यों? चाइना अगर मेरे मुल्क पे, अगर मेरे भाई, हम तो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, वो मेरी भारत सरकार ट्रेड कराती है उसके साथ, क्या हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है? ट्रेड करते हैं ना, हमारा है, बिल्कुल है। आप देखिए ट्रेड डेफिसिट को स्टडी करिए, पाकिस्तान में भी बिजली, सुनिए मैं आपसे कहती हूँ विवेक, पाकिस्तान में भी बिजली हमारे बिजनेसमैन दे रहे थे। फर्ज कीजिए दिस इज अ क्लासरूम, यू हैव टू गिव अ क्या बोलते हैं उसे, वो जो 10 सेंटेंसेस बोलते हैं ना, नॉट वाइवा सर, वो बच्चे जो बताइए, जल्दी बताइए। निबंध। सी आई वांटेड यू टू से निबंध, चाइना पर निबंध बोलिए 10 लाइन में। विवेक, आपको चाइना पर निबंध बोलना। चाइना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना ने बहुत तरक्की करी है हमारे देश के बाद। वो रुको एक सेकंड विवेक, आई नो यू आर अ लास्ट बेंचर, आई नो यू आर अ लास्ट बेंचर, आपको टीचर की बात ठीक से समझ में नहीं आती है। मैं वापस खड़ी हुई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। विवेक, आप पाकिस्तान में पानी नहीं है, इससे आप तो खुशी मना रहे हैं भाई। मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ भूचाल आ जाता है, वरना मैं खड़ी होकर पीछे जाती, ब्लैक बोर्ड पर लिखती। विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, विरोध में बोलने हैं जी। देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं।
हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए हम एक महान देश है। इसके पीछे का आई कारण स्टैंड आपको फॉर ये द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बेकार के युद्ध से क्या मिलेगा? 80 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं दे पाते। कह रहे हैं साहब पाकिस्तान में, लाहौर में तो पानी नहीं है। अरे अपने मुल्क को देखो, यहाँ सैनिटेशन है हर जगह, यहाँ पानी है हर जगह। 10 sentences not in favor of China but against China। 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत। बिल्कुल। आपको 10 में से मिलेगा अंडा। सॉरी, नहीं अब नहीं आप फेल हो गए, फेल हो गए आप। अपने सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के लेटर में नक्सलियों का पक्ष लेते हैं। जब नक्सलियों का इनकाउंटर होता है वो कैसे चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं? मेड इन चाइना ड्रोन्स को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, गलवान में चाइना की हालत खराब कर दी, पर विवेक नहीं बोल पाएंगे। अब समझ में आया आपको इनका दिल कहां पे है? रूबिका जी, 2.5 वॉर की बात हो रही है, 0.5 वो अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, पकड़े गए। कम से मतलब कम चीन ने पाकिस्तान की मदद करी, विवेक श्रीवास्तव नहीं बोल सकते। अमेरिका को देखो जिसके प्राइम मिनिस्टर जाते जाते हैं। हो गया सर, ये हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते तो अभी तक जेल में होते। चाइना की जरूरत हो सकती है, हिंदुस्तान को चाइना की मैं जरूरत इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। सुनिए सर, अगर आप होंगे तो यहाँ बैठे, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? अगर इंडिया के खिलाफ होंगे तो विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? नहीं, कोई भी इंडिया के खिलाफ नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है। सफलता सर, जयराम रमेश का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विवेक श्रीवास्तव, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं और इसीलिए मुझे बहुत लोग कहते हैं रूबिका जी अब आपका शो देखना बंद करेंगे, विवेक जी का चेहरा नहीं देखना। कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं, लेकिन ये देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचायक है। आप अपनी बात कह सकते हैं और मुझे आप इसलिए बहुत पसंद है, यू नेवर क्रॉस योर लिमिट्स। ठीक है, आप 10 तरह की बातें कर लेते हैं विवेक जी, एंड आई रियली एडमायर यू कि आप लॉजिक डिबेट करते हैं, लॉजिकल हो कि इलॉजिकल हो, लेकिन आप इस तरीके, और इसीलिए मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि विवेक जी की बातें आपको नापसंद हो, कोई बात नहीं, शख्स बहुत अच्छा है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। भले ही चीन वाला प्रेम है, चीनी कम है, लेकिन उसके बावजूद चीनी ज्यादा है इनमें भाई। अरे वो वाली चीनी, मोहब्बत वाली चीनी भारत के लिए। अनंत विजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत जी, चुनाव आयोग, ईवीएम, कोर्ट के फैसले, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मीडिया और अब तो डेलीगेशन जो वहां पर जा रहा है, और उस डेलीगेशन में इनके अपने बड़े बड़े सांसद हैं। कांग्रेस कहीं रुकेगी? कुंठा रुकने नहीं देगी कांग्रेस को। आपने जलन शब्द का प्रयोग किया, मैं उसको थोड़ा और हार्श करके कुंठा कहता हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी की, और साथ ही INDIA गठबंधन के सारे घटक दलों का ये फ्रस्ट्रेशन है कि वो पॉलिटिकल एक्यूमेन में, वरुण पुरोहित जी ने एक बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया, चातुर्य। राजनीतिक चातुर्य जितना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है, वो चातुर्य नहीं है। अगर होता चतुराई तो विवेक श्रीवास्तव जी बैठ के चीन को महान नेता नहीं कह रहे होते इस वक्त, क्योंकि लेकिन आप लोग थोड़ी ज्यादती करते हैं रूबिका जी विवेक जी के साथ। जब 1962 में भारत की हालत खराब थी, नेहरू जी के समय में चीन ने जब आक्रमण किया था, तब भी लेफ्टिस्टों ने तुम्हारा चेयरमैन हमारा चेयरमैन का नारा लगाया था, और माओ के पक्ष में पूरे देश में लेफ्टिस्टों ने नारा लगाया था। तो अभी तो स्थिति बहुत अच्छी है, तो अभी क्यों? अभी तो उन्होंने तीसरे सेंटेंस में चीन को महान देश बता दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अभी हतोत्साहित और फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, जिस प्रकार से उसके बड़े नेता आके बहुत ही उथले और छिछले बयान दे रहे, वो बहुत ही, मतलब ये दर्शाता है कि पार्टी में अराजक स्थिति हो गई है। और मुझे तो कई बार ये लगता है रूबिका जी कि पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा थोड़ा बढ़ गया है। राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द कम्युनिस्टों का जो दबदबा बढ़ा है, वो इस फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, पहले कम्युनिस्ट कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, अब कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले रोल को संभाल लिया है। उनके आसपास लिखने पढ़ने वाले जितने लोग हैं, आपके भी मुझे पूरा यकीन है अंदर सोर्सेज होंगे, तो वरुण जी बताएंगे। वरुण जी, ये बात सच है जो कह रहे हैं अभी अनंत विजय जी कि कांग्रेस में अब राहुल जी को या टॉप लीडरशिप को, जो आसपास के लोग सजेशंस दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो अब सेंट्रिस्ट कम और लेफ्टिस्ट ज़्यादा हो गए हैं, और शायद इसीलिए ये वॉर छोटा मोटा दिखता है इनको, सर्जिकल स्ट्राइक दिखने लगती है, और एक के बाद एक बयान आपने देखा, हाइफेनेट तो कर ही दिया है डेलीगेट्स को, जो जा रहे बेचारे सांसद
और अब आतंकियों को। रूबिका जी, आपने चीनी कम एक मूवी का नाम लिया, ऐसे गाना भी था कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो कांग्रेस पार्टी जो आपने कहा ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस पर अगर टिकी रहती तो ना आज ये स्थिति नहीं होती। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की नीतियों पर चलती तो ठीक रहता। लेकिन पिछले 20 साल के दौरान क्या हुआ, इमैच्योर एक्सपेरिमेंट्स के अपरिपक्व परीक्षण किए गए कांग्रेस संगठन के साथ में, और बाहरी तत्व, मैं आपको कह रहा हूँ बाहरी तत्व, वो कांग्रेस को अध्यापन करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस को सिखाने का प्रयास करते हैं। जो अनंत विजय जी कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। ऐसा मतलब जो सरकार इतनी सबसे आज़ाद भारत की फेल्योर सरकार को 11 साल से हटा नहीं पा रहे हैं, और उसके बावजूद ये स्थिति है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के, जो मैंने आपको कहा शुरू में, मूल कांग्रेसी और आयातित कांग्रेसियों की कशमकश के अंदर फंसी हुई है, और उसको कंट्रोल करने का दायित्व राहुल गांधी जी पर है। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा, प्लेटफॉर्म की जैसे कांग्रेस को यूज करते हैं भी, जैसे खिलाड़ियों को, रिटायर्ड अधिकारियों को या फिल्म स्टार्स को आप लाते हो पार्टी के अंदर, तो रगड़ाई करके या संगठन से आए या थोड़ा बहुत, जैसे सुनील दत्त वगैरह, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, ऐसे लोग आते हैं तो अगर समाज सेवा करके आते हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे आप हेलीकॉप्टर से लाते हो, फिर उनकी इच्छा शक्ति इतनी जागृत हो जाती, कांग्रेस के केयरटेकर ही हम हो जाए, कांग्रेस को ज्ञान देने लग जाए, कांग्रेस को अध्यापन करने लग जाए। ये बात आपको समझ में आ रही है, मेरी पूरी टॉप लीडरशिप को नहीं समझ में आ रही है। मतलब एक आम आदमी अगर इस बात को समझ पा रहा है तो आपको लगता है राहुल जी को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, सोनिया जी को समझ में नहीं आ रही होगी, प्रियंका जी को समझ में नहीं आ रही होगी। क्या बात कर रहे हैं सर आप जो परेशानी दुनिया को दिखाई दे रही है, अगर वो लीडर को नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब वो इग्नोर कर रहा है उस बात को देखकर, अनजान बन रहा है। रूबिका जी पर एक बहुत बड़ी बात है, क्या अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव, जिनके पार्टी के लोग भी उस डेलीगेशन में गए हैं, क्या वो मानते हैं कि उनके पार्टी के एमपी जो है पार्टी डेलीगेशन में गए वो आतंकवादी हैं? क्योंकि जयराम रमेश ने उनको आतंकवादी से कंपेयर किया। अगर नहीं है तो अनुराग भदौरिया की पार्टी कब जयराम रमेश के खिलाफ जो है ऑफिशियल ट्वीट कर रही है? मैं बोलूंगा वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। नहीं, आप हमेशा ही बोलते रहते हैं अनुराग भदौरिया, हमेशा हर में आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। क्या आपके आतंकवादी हैं या नहीं है? चल रहा है, हम क्या करें? दो एंकर हैं, आप और रूबिका जी। अरे जो आपको बोलना है बोलो अनुराग भाई, हमने को गाली बकनी है बको पर जयराम रमेश ने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आतंकवादी बोला है। मैं सांत्वना आपके एमपीस के साथ पूछ लीजिए, अभी पता चल जाएगा असलियत क्या है। ओके। अच्छा, कितना मिनट में मौका मिलेगा बोलने का रूबिका जी बता दीजिए, मैं उसके आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं बोलिए, उनके बाद मुझे रिबटल दे दीजिए। बोलिए, समय बोलिए ना, कितना देंगे, बीच में बिना टोके। मैं कह रही हूँ आपको पूरा टाइम मिलेगा, बढ़िया बोलिए, मैं तो आपको बोलने का मौका दूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, बता दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। हाँ, चलिए शुरू कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कहा कि इनका चेहरा अगर कुछ लोग हटा दो तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बोल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चेहरा हटा दीजिए। आपके एमएलसी एन रवि कुमार हैं, उनका चेहरा हटा दो तो ऐसा लगेगा कि कोई पाकिस्तान की तरफ से आवाज आ रही है, जो अपने आईएएस अधिकारी फौजिया को पाकिस्तानी होने का बताते हैं। आप रामचंद्र जाखड़ जी का भी चेहरा हटा दीजिए, उनकी आवाज सुन लीजिए, अपनी बहनें हैं, उनको कहते वीरांगना का भाव नहीं था। विजय शाह का भी चेहरा हटा दीजिए, और देखिए क्या कह रहे थे, सोफिया कुरैशी को कह रहे थे कि वो पाकिस्तान आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। आप चेहरा हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। चेहरा हटा दीजिए, उधमपुर के जो विधायक है, क्या नाम है, रणवीर पठानिया, उनका चेहरा हटा दो, आपको पता चल जाएगा एयरपोर्ट के बारे में क्या कह रहे थे। और जहां तक चाइना की बात है, 2500 करोड़ रुपए अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की बात उत्तर प्रदेश में की है। चाइना एक तरफ हमारे दुश्मन देश को हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ आप उसके इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं हमारे देश के अंदर में। तो आप चाहते क्या है, हमारे दुश्मन देश को तो सप्लाई कर रहा है वो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हथियार सप्लाई करेगा और उसके जवाब दे दूं रूबिका जी, ये आपका डबल चेहरा है। पहले आप चेहरा उजागर कर दीजिए। और सुन लीजिए मेरी बात, जो आपके नेता पहले कहते थे कि ये देश बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करने लगे, आजकल वो सेकुलर की बात करने लगे। आजकल कहने लगे नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहले तो कहते थे नहीं आतंकवाद का धर्म होता है। आजकल आप मैंने कहते बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बस सर हो गया, और अपने नेता को क्यों नहीं सिखाती है राजभक्त। हो गया। जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो हम चाइना के अंदर 4 किलोमीटर घुस के चाइना को मारा था। अनुराग जी प्लीज, आप पहली बार थोड़ी डिबेट में आए हैं, आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पर आपका 1-on-1 इंटरव्यू थोड़ी कर रही हूँ सर। 1.5 मिनट हो गया आपको बोलते हुए। अरे क्या बोलेंगे तो क्या बोलते ही रह जाएंगे? आप तैयारी करके आते हैं, नहीं क्या 20 मिनट में आप क्या चाहते हैं? 5 मिनट आपने बोल दिया, आप क्या चाहते हैं? हाँ, अरे खोलिए ना भैया। और ये दूसरों से कॉपी मत किया कीजिए।
ये मैं देख रही हूँ बहुत सारे प्रवक्ता इधर उधर घूम के यही सारा काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नहीं है, दूसरी किसी पार्टी के, उनसे मत सीखिए सर, मत मैं जवाब देना सीखिए। चाहता हूं, अनुराग जी जानबूझ के शो को डाइवर्ट कर आप दीजिए। खुद अपनी ब्रांड है, आप किसी और से मत सीखिए। अनुराग जी मैं आप किसी की कॉपी करते हो, चलिए आ जाइए। बोला तो उनके ऑडियो को कम करिए, अब बीच में कोई नहीं बोला था आपके, ये वरना मेरे चीज को इंटरप्ट करेंगे। ओके मैं सिर्फ 40 सेकंड का मैंने अपनी बात बोली है, आप ही मेरे 40 सेकंड ओनली 40 देखिए, पहली बात इन्होंने सब बातें गिनाई। ये कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो पे अनुराग भदौरिया को क्लियरली आंसर कर देता सोफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का ये फेयर नहीं है। मैं भी पूरे शो में इंटरप्ट कर सकता हूं, आपका शुक्र होगा। इनको आप बोलिए, बीच में ना बोले, 40 सेकंड मेरे को बोलने दे। ये 1.5 मिनट तक बोले, सिखाने आ गए यहाँ पे, ये 1.5 मिनट तक बोले थे। अनुराग भदौरिया वीक लग रहे हो बहुत, उनका परिवार आता नहीं आगे रख पाऊंगा। आप बोलिए, वरना फिर मैं भी परिवार इंटरप्ट देश को सम्मान कर रहा है, प्रधानमंत्री जी की रैली में आ रहा है, आतंकवादी की बहन बता देंगे। और इसलिए सर, क्योंकि जब आप बोल रहे थे और पूरा 1 मिनट 40 सेकंड बोले हैं, बीच में आपके कोई नहीं बोला है, कोई भी नहीं बोला। 1 मिनट 40 सेकंड के बाद आप रिबटल हुआ है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ना आप खामोश हो जाएं। अब नहीं, अब नहीं सर, मुझे अपना शो चलाना है ना, शो चलाना है, आपको केवल नहीं सुन सकती हूँ ना, बाकियों को भी सुनना। तो आप मत मुझे सिखाइए, यू आर नॉट माय एडिटर बॉस। झूठ पे थोड़ी शो चलेगा। चलिए अब हो गया। अब रूबिका जी, ये रहा राम गोपाल यादव का स्टेटमेंट, जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह पे जातिगत टिप्पणी करी थी। छोड़िए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी, छोड़िए कोई भी बात, समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन तक नहीं किया। पॉइंट नंबर 1, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो पे आता है, उनकी पूरा परिवार कहता है कि जो खुली छूट सेना को दी उसका वो स्वागत करता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जयराम रमेश ने इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आतंकवादियों से कंपेयर करा। अनुराग भदौरिया की पार्टी अगर इस पे चुप रहती है तो वो ये खुद मानती है कि अखिलेश यादव की चॉइस जो है वो टेररिस्ट की चॉइस है। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव के विजडम पे अनुराग भदौरिया सवाल होता है। बड़ी बात रूबिका जी, मैं वापस से पूछूंगा, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने एक चींटी तक नहीं मारी, और आज ऐसा क्यों है जब पूरी दुनिया भारत के मान सम्मान को स्वीकार रही है? अनुराग भदौरिया की पार्टी, विवेक श्रीवास्तव के लोग पाकिस्तान का नैरेटिव आगे ले जा रहे हैं। गलत। देखिए, जितना डैमेज डिप्लोमेटिकली, जवाब दे दूं? नहीं विवेक, जवाब देखिए, जितना डिप्लोमेटिक डैमेज मुल्क को इस ऑपरेशन के बाद आपने किया है। अरे विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे सर, अभी रुक जाइए आप। जी 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 जी, हाँ। देखिए, जितना डिप्लोमेटिक फेलियर हमको ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हुआ है, जितना हम कोई डिप्लोमेटिक फेलियर, कोई कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट किया, 26 के अलावा कौन से नेशन ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया टर्की के अलावा? नहीं। चलिए ओपन चैलेंज दे रहा हूं विवेक जी। अरे एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग विद देम। कहां हुआ? एक मुल्क खड़ा होकर के दहाड़ा नहीं आपके साथ। फिर मैं कहूंगा डिप्लोमेटिक फेलियर है तो आप बोलेंगे मैं एंटी इंडिया हूं। नॉट अ सिंगल कंट्री स्टूड विद यू। यू आर बिहेविंग लाइक वन सर, यू आर बिहेविंग लाइक वन। लड़ना चाहिए ना, बोलना चाहिए हिंदुस्तान के साथ है, कोई नहीं आया। एंटी इंडिया आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी ये सीख दे चुकी हूँ, पहले भी विवेक भाई आपको ये बता चुकी हूँ कि भारत के साथ कोई खड़ा है नहीं खड़ा है, इससे उसकी ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे जो ऑपरेशन सिंदूर में करना था प्रभु वो कर चुकी है, 168 वो ये काम पहले ही कर चुकी है। आखिरी 30 सेकंड वाजपेयी जी, डिप्लोमेटिक फेलियर, अरविंद वाजपेयी जी डिप्लोमेटिक फेलियर बता रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। 30 सेकंड सर लास्ट। यही तो ये देखो, ये बात जो ये कर रहे हैं, ये गद्दारी और देशद्रोही की बात है एक तरीके से। डिप्लोमेटिक फेलियर कह देंगे, ये कैसे डिप्लोमेटिक फेलियर है? देखिए, हम किससे लड़ रहे हैं? आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों के आकाओं से लड़ रहे हैं। इट्स ए ग्लोबल प्रॉब्लम। इसकी सीरियसनेस इनको समझ नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन, आपकी स्टेटमेंट जो है, इसको हमारे दुश्मन कैसे बुलाएंगे? आप सोचिए जरा ये। हाँ। अब आप चाइना की सपोर्टर नहीं है, आई एम सॉरी। अब आप लोग चाइना को भूल जाइए। इंडिया में रहते हो, इंडिया की बात करेंगे। आपकी पार्टी भी खत्म हो चुकी है, आपकी आइडियोलॉजी भी खत्म हो चुकी है। आई होप अरविंद वाजपेयी जी समझिए। ये सजेशन विवेक श्रीवास्तव ले ना ले, तो वैसे भी वोट नहीं ले रहे हैं, सजेशन भी ना ले, टिकट चाइना को ऑलरेडी